नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गजा में 14,000 नवजात बच्चे भूख से मर जाएंगे। यह बयान आया और इस तरह से छपकर चला गया जैसे इस धरती पर कभी बच्चों के प्रति ममता, करुणा का अस्तित्व ही ना रहा हो। आपकी जानकारी में और आपकी आंखों के सामने 14,000 नवजात बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे, ऐसा कहा गया है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कहते हैं कि वे कम से कम न्यूनतम मदद पहुंचाने की इजाजत दे सकते हैं। इस हालात में भी कोई नेता कम से कम न्यूनतम मदद की बात कर रहा है और उस नेता को अपना दोस्त बताने वाले नेता इस दुनिया में बहुत सारे हैं। दुनिया भर में युद्ध के विनाश के प्रति लोगों की संवेदनाओं को जगाने के लिए कवियों ने, लेखकों ने और नेताओं ने बच्चों का ही सहारा लिया। अब उन्हीं बच्चों को गजा में 2 साल से बम और भूख से मारा जा रहा है ताकि इस बमबारी को आत्मरक्षा की मान्यता मिल सके। निंदा में कोई कमी नहीं की गई इस्राएल की, मगर गजा का नरसंहार निंदा के बाद भी नहीं रुका। विकीलीक्स के जुलियन अस्सांज ने तो अपनी टी शर्ट पर 4,986 बच्चों के नाम लिखवा दिए हैं। ये उन बच्चों के नाम हैं जो गजा में मारे गए। अस्सांज इस टी शर्ट को पहनकर कान फिल्म समारोह में चले गए। शायद यह उम्मीद रही होगी कि यहां आए शानदार कलाकारों में से कोई गजा पर बनी फिल्म में बच्चा बनेगा, मरते हुए बच्चे का बाप बनेगा, बच्चों के मारे जाने का अभिनय करेगा और इन्हीं में से कोई फिल्म बनाने की कल्पना करेगा। अस्सांज को हकीकत पता है, बस कोशिश जारी है। यह तस्वीर डेविड फिशर की बताई जा रही है। ऐसा लगता है कि बचपन को नष्ट करने के लिए युद्ध जायज हो चुका है। दुनिया ने ऐसा मान भी लिया है। क्रूर से क्रूर इंसान के भीतर बच्चों के जरिए करुणा जगाने के कितने रूपक मौजूद हैं, लेकिन गजा के बच्चों को दुनिया भर की करुणा ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। इन पन्नों पर साफ साफ तो यही लिखा है, अगर गजा में 48 घंटे के भीतर मानवीय सहायता नहीं पहुंची तो 14,000 नवजात बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता अध्यक्ष टॉम फ्लेचर ने कहा है कि उन्हें खाने और इलाज की जरूरत है। टॉम फ्लेचर का कहना है कि सोमवार 19 मई को गजा में केवल 5 ट्रक सहायता सामग्री लेकर प्रवेश कर पाए, मगर यह गजा की जरूरत के हिसाब से सागर में बूंद के समान है। उनका बयान है कि यह वह खाना नहीं जो हमास चुराने वाला है। हम इस खतरे में काम कर रहे हैं कि हमारा सामान लूटा भी जा सकता है। इस्राएल के हमले का भी खतरा है। हमें कई रुकावटों का सामना करना होगा, बहुत से खतरों का मुकाबला करना होगा, मगर इस समय इस विकल्प से बेहतर कुछ और नहीं कि उन माओं तक यह सहायता पहुंचा दी जाए जो इस वक्त अपने बच्चों को पोषण नहीं दे सकती हैं। कौन लोग हैं जो इस हालात में भी गजा में काम कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं, वहां मारे जा रहे बच्चों की चिंता कर रहे हैं? हम ना इन बहादुर लोगों की बहादुरी की कल्पना कर सकते हैं और ना अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गजा में मारे गए 17,000 से अधिक बच्चों की कल्पना कर पाते हैं। अब कोई कहता भी नहीं कि बच्चों का क्या कसूर है, उन्हें क्यों तड़पा कर मारा जा रहा है। मामूली बैकग्राउंड म्यूजिक से भरे घटिया सीरियलों को देखते हुए दर्शक भर भर आंसू रो लेते हैं, लेकिन इस दुनिया की आंखों के आंसू तभी क्यों सूख जाते हैं जब गजा के बच्चों की खबरें आती हैं। ये सभी नवजात बच्चे हैं, 14,000 नवजात बच्चे जो भूख से मर सकते हैं। 13 मई की खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह खबर प्रकाशित की कि गजा में 57 बच्चे भूखमरी से मर गए। मीडिया विश्लेषणों में इसकी संख्या तो और भी अधिक बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं का अनुमान है कि गजा के 93% बच्चों पर भूखमरी का साया है, यानी गजा के 9,30,000 बच्चे भूखमरी के साये में जी रहे हैं। इन सब के बीच नोबेल शांति पुरस्कार से लेकर सभी प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा हो रही है, लेकिन उसी दुनिया में गजा के नवजात बच्चे भूख से तड़प कर मारे जा रहे हैं। राजनीति की भाषा समाप्त हो चुकी है। राजनयिकों की भाषा केवल व्याकरण के दम पर खड़ी है। उनमें नैतिकता और मानवता अब नहीं बची। बचे होने का नाटक भर है। अच्छे सिले कपड़े में स्मार्ट दिखने वाले नेता तो बहुत हैं,
ध्यान से देखेंगे तो उनके कपड़े ही उन्हें नेता बना रहे हैं। उनकी नैतिकता उतनी स्मार्ट नहीं लगती। दुनिया भर की जनता ने खुद को ही रौंद डालने के लिए ऐसे ऐसे नेताओं को सत्ता सौंप दी। गजा में मरने का मतलब हम और आप नहीं जान सकते। गजा से एक कवि हुए हैं मुसाब अबू तोहा, जो यहां से वहां भागते हुए इस समय अमेरिका में शरण ले रहे हैं। एक बार अल जजीरा ने उनसे पूछा कि इस्राएल के कब्जे वाले गजा में जीना कैसा होता है, तो उनका जवाब था, इसकी कई परतें हैं। अगर आप गजा में रहते हैं तो बार बार मरते हैं, क्योंकि आप एयर स्ट्राइक में मर सकते थे मगर आप सिर्फ किस्मत से बच जाते हैं। अपने परिवार के इतने सदस्यों को मरते देखना भी एक तरह की मौत है। अपनी उम्मीद खोना भी मौत है। हर रात हमारे लिए एक नई जिंदगी होती है। आप सोने जाते हैं और आपको इस बात का यकीन होता है, शायद अब समय आ गया है कि मैं अपने परिवार के साथ मारा जाऊंगा। इसलिए यहां कई बार मरते हैं, क्योंकि आप अपने आप को मृतकों की गिनती में हर रात देखते हैं। मेरा 4 साल का बेटा जानता है युद्ध क्या है। उसे पता है कि एयरक्राफ्ट क्या होता है, बम क्या होता है और एयर स्ट्राइक और धमाका क्या है। वह जानता है कि ड्रोन क्या है, उसे पता है F-16 क्या है। बच्चे चित्रकारी करना, पेंट करना, साइकिल चलाना नहीं सीख रहे। वे जीना नहीं सीख रहे, वे किसी तरह बच जाना सीख रहे हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक बार हवाई हमले के दौरान उनकी बेटी आसमान से गिरते बमों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उनके 6 साल के बेटे के पास अपनी बहन को सुरक्षित करने के लिए और कोई चीज नहीं थी, तो उसने उसे कंबल से ढक दिया। ऐसा हो गया है जीवन गजा के बच्चों का। बच्चे खेलते भी हैं तो कल्पना यही करते हैं, आसमान से बम गिरा आ रहा है और बचने की कोशिश में कंबल के नीचे छिपे जा रहे हैं। सायरन बज जाता है, बिजली चली जाती है तो कईयों के होश उड़ जाते हैं। गजा के बच्चों की क्या हालत होती होगी। हिंदी में यही मतलब हुआ कि जिस देश में बच्चों की हत्या से किसी को फर्क नहीं पड़ता, उस देश में बच्चों को अच्छा बनाना भी मुश्किल हो जाता है। इस्राइल का ही अखबार है हारित्स, और टिप्पणी इस्राइल के बारे में उसी के एक कॉलम का शीर्षक पढ़कर आपको सुनाया। मैं अपने बेटे से पूछता हूं, क्या वो बड़ा होकर पायलट बनना चाहता है। वो कहता है वो यह नहीं चाहेगा कि वो इंसानों और घरों पर बम गिराए। यह कविता मुसाब अबू तोहा की है। गजा के बच्चों पर उनकी कविताएं आपको पढ़नी चाहिए। हमारे बच्चों के चेहरों के ये निशान ढूंढेंगे तुम्हें, हमारे बच्चों की कटी हुई टांगें दौड़ेंगी तुम्हारे पीछे। वो अपने घर से निकला बच्चों के लिए रोटी लाने, लेकिन घर आई उसकी मौत की खबर। रोटी नहीं, बच्चों में जो भी बाकी है, मौत उसे खा जाने के इंतजार में है। उसे किसी मेज की जरूरत नहीं, किसी रोटी की जरूरत नहीं। रात में एक पिता उठता है, देखता है दीवार पर रंग बिरंगी लकीरें, उसकी 4 साल की बेटी की बनाई हुई। जमीन से 4 फीट की ऊंचाई पर यह रंग दिखाई देते हैं। अगले साल 5 फीट पर दिखाई देते हैं, मगर वह कलाकार एक एयर स्ट्राइक में मारा जा चुका है। अब कोई रंग बाकी नहीं, कोई दीवार बाकी नहीं। 14,000 नवजात बच्चों के भूख से मरने की खबर आई है। बच्चों से भरी इस दुनिया के किसी घर में शोर नहीं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कभी भी हाथ से बाहर हो सकते हैं। फिर भी किसी नेता का समर्थक चीख नहीं रहा कि वह आगे जाए और बमबारी रुकवाए। सब के सब उसी से मिल रहे हैं जो 2 साल से बेलगाम बम बरसाए जा रहा है। इस्राइल की निंदा, आत्मरक्षा के अधिकार को लेकर फर्जी बहसें चल रही हैं। जो नेता निंदा कर रहे हैं वही इस्राइल के साथ खड़े भी हैं। ब्रिटेन की संसद में टोरी सांसद किट माल्टहाउस ने मध्य पूर्व के मंत्री हामिश फॉकनर से कहा कि गजा में हो रहे नरसंहार का सामना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इस्राइल का लंबे समय से बचाव करने वाले विपक्षी सांसद टोरी सांसद कहने लगे कि यह नरसंहार नहीं तो फिर नरसंहार क्या है। जब लोग मुड़कर इतिहास की तरफ देखेंगे तब पाएंगे कि एक देश के रूप में हम कहां गलत थे। ब्रिटेन की संसद में विदेश सचिव डेविड लैमी ने घोषणा की है कि ब्रिटेन इस्राइल से अपने व्यापारिक रिश्ते नहीं रखेगा। लैमी ने कहा कि दुनिया हमें देख रही है, जज कर रही है, इतिहास हमें जज करेगा। गार्डियन अखबार के कॉलमनिस्ट ओवेंस जोन्स ने इसी पर एक पन्ना खर्च कर दिया है कि नेताओं को अब फर्जी तरीके से कयामत के दिनों की चिंता सताने लगी है।
तब वे अपने अपने ईश्वर के सवालों का सामना कैसे करेंगे? 2 साल तक बमबारी का समर्थन करने वाले, नरसंहार का समर्थन करने वाले इन नेताओं पर अब कौन यकीन करे कि वाकई इन्हें ईश्वर का डर सता रहा होगा, कयामत के दिन की चिंता सता रही होगी। मूल बात है कि ब्रिटेन कर क्या रहा है। इस्राएल के 2 वरिष्ठ मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन वह रोक तो नहीं सका और ना ही कुछ ठोस कर पा रहा है ताकि इस्राएल रुक जाए। एक तरफ प्रतिबंध लगाता है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सामने ब्रिटेन इसका बचाव करता है कि इस्राएल को F-35 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केट स्टारमर भी कह चुके हैं कि गजा में बिजली, बत्ती और पानी बंद कर इस्राएल ने सही काम किया। बाद में खुद ही इस बयान से मुकरने लगे। इस्राएल के एक विपक्षी नेता हैं, पूर्व जनरल हैं, यार गोलान। इनका एक बयान है कि हम एक ऐसी सुबह देखना चाहते हैं जब नदी और समंदर के बीच रहने वाले 70 लाख फिलिस्तीनी गायब हो जाएं। अब कह रहे हैं कि अब उनका देश हॉबी की तरह बच्चों को मार रहा है। ब्रिटेन ने तो इस पर दस्तखत किया है कि कहीं भी दुनिया में कहीं भी नरसंहार होगा, उसे रोकने की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा। क्या ब्रिटेन कुछ भी बढ़कर नरसंहार को रोकने के लिए कर पा रहा है, या अब उसकी हैसियत नहीं? यह सब खाना पूर्ति की बातें हैं। अमेरिका के आगे उसकी अपनी इतनी हैसियत है कि वह विरोध कर सके, हम सब जानते हैं। कनाडा और फ्रांस के साथ नरसंहार की निंदा कर देना अलग बात है, लेकिन सवाल है कि इन देशों से यह नरसंहार अभी तक रोका क्यों नहीं जा रहा है। ब्रिटेन के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने संसद में खड़े होकर सवाल किया है कि ब्रिटेन की सरकार इस्राएल को हथियार देना कब बंद करेगी, उसकी सैन्य मदद कब बंद करेगी। F-35 विमानों से 60,000 लोगों की मौतें हुई हैं। ब्रिटेन की सरकार कब इस विमान के पुर्जों को इस्राएल भेजना बंद करेगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा है उन्होंने इस्राएल को सीधे तौर पर F-35 के पुर्जे देना बंद कर दिया। सिर्फ तभी वह इस्राएल तक पहुंच रहे हैं जब हम यह नहीं जानते कि आखिर में उन्हें किसने खरीदा। Even if the minister can't condemn what is obviously an act of genocide, could he tell us in clear terms, are we still supplying parts to F-35 jets that do find their way to Israel, that do take part in the bombardment of Gaza? And are there still flights going from RAF Akrotiri over to Israel that are carrying military equipment that can be used either to bomb Gaza or to undertake military action against the people of the West Bank? To be clear, Madam Deputy Speaker, the decisions that we take on arms bind every part of the UK government. We are a government committed to abide by our international legal obligations, and we will continue to do so. Let me be clear again on the position on F-35s. Where F-35 sales were directly to Israel, and whether that is in relation to any particular component, those sales have been suspended. Where the sales are to a global pool, which is necessary for the continued function for the global F-35 programme, that has not been suspended. Where sales go to a global pool, it is clearly possible that they could find final destination in Israel. But to suspend our provision of components to the F-35 global pool would in effect be to render the F-35 programme inoperable. And it is on that basis that we set out the decisions that we took in September. यह इकोनॉमिस्ट है, खुद को सम्मानित पत्रिका कहलाती है। 2 नवंबर 2023 को इसी का संपादकीय है कि इस्राएल को अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन अब यह पत्रिका भी लिख रही है कि गजा पर हमला बंद हो जाना चाहिए। रूपर्ट मर्डोक का टाइम्स भी लिख रहा है कि हमने गजा के खौफनाक मंजर को देखने से अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं, जबकि यही टाइम्स इस्राएल का समर्थक था। हम नहीं जानते कि अंतरात्मा के स्तर पर यह बदलाव है या गजा को किसी और तरीके से हड़पने के लिए युद्ध को रोकने की बात है। पश्चिम का मीडिया नरसंहार का समर्थक बना रहा। एक दिन वह युद्ध रोकने की बात करता है, इसका मतलब है उसके पन्ने पर लिखने के लिए कोई समाचार नहीं होगा। खाली जगह को भरने के लिए युद्ध रोकने की बात लिख दी गई होगी। सर्वाधिक पतन के इस दौर में गनीमत है कि होम डिलीवरी वाला जरूरत की सारी चीजें आपके घर पहुंचा देता है। सब कुछ खत्म होने के इस दौर में दुकानों का घर तक चलकर आ जाना ही बदलाव की उम्मीद है। आत्माओं पर अब किसी बात का बोझ नहीं पड़ता। किसी बच्चे के रोते रोते मर जाने की खबर से दुनिया रुक नहीं जाती। गजा के कवि
अबू तोहा लिखते हैं कि जब हम मरते हैं, हमारी आत्माएं छोड़ देती हैं हमारा शरीर, अपने साथ ले जाती हैं वो सब कुछ जो उन्हें पसंद था, परफ्यूम की बोतलें, मेकअप, गहने, पेन। गजा में हमारे शरीर और हमारे कमरे ध्वस्त हो जाते हैं। आत्माओं के लिए कुछ नहीं बचता। हमारी आत्माएं भी हफ्तों तक मलबे के नीचे दबी रह जाती हैं। गजा के नरसंहार ने युद्ध के चित्रण के सारे रंगों को सुखा दिया है। कवि को पता है कविता बेअसर है, लेकिन वह लिख रहा है ताकि किसी कागज पर जब इस्राइल का बम गिर जाए तो नष्ट होने के लिए कुछ तो हो। सादे कागज के नष्ट होने से अच्छा है उस पर लिखी कविता का धमाके में उड़ जाना, ताकि बम गिराने वाले को विजेता बनने का अवसर मिले कि उसके बम खाली जगह नहीं गिरे, नष्ट कर लौटे हैं कुछ कविताएं भी। 11 हफ्ते से इस्राइल ने गजा में मानवीय सहायता को लेकर आने वाले तमाम ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाई हुई है। युद्ध से पहले यहां रोजाना 500 ट्रक प्रवेश किया करते थे मदद सामग्री लेकर। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इस्राइल ने 20 मई को 100 ट्रकों को आने की अनुमति दी, मगर उसी रात हमले में 60 लोगों को मार भी दिया। 2 महीने बाद पहली बार गजा में मदद के लिए ट्रक पहुंचे। यह तब है जब 22 देशों ने एक साझा बयान में कहा, गजा की आबादी भूखमरी की शिकार है, सहायता मिलनी चाहिए। नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया, इस वक्त दी जा रही सहायता सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि गजा से आने वाली तस्वीरें इस्राइल के युद्ध प्रयासों को धूमिल कर सकती हैं। साफ है इस्राइल पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। उल्टा नेतन्याहू ने तीनों देशों की निंदा कर दी, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस की, जिन्होंने कहा कि अगर इस्राइल ने अपने हमले को नहीं रोका तो वे इस्राइल के खिलाफ साझी कार्रवाई कर देंगे। मगर हमले में कोई कमी नहीं आई। 19 मई की रात 91 लोगों की मौत हो गई। हालिया हमलों में 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू अभी भी कह रहे हैं इस्राइल पूरे गजा पर नियंत्रण करना चाहता है। उन्होंने बयान दिया कि वे हमास के खिलाफ पूर्ण जीत चाहते हैं। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस के नेता इस्राइल पर किए गए हमले के लिए हमास को बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं। इसके अलावा नेतन्याहू ने यह भी कहा कि यह युद्ध कल खत्म हो सकता है, मगर तभी जब सभी बंधकों को रिहा किया जाए, हमास अपने हथियार डाल दे, उसके नेताओं को देश निकाला दे दिया जाए और गजा की सैन्य क्षमताओं को खत्म कर दिया जाए। गजा में लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। खान यूनिस के इलाके में अप्रत्याशित हमला होने वाला है, ऐसा बताया जाता है। गजा की सारी आबादी यहां से वहां भागने के लिए मजबूर है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार पिछले 1 हफ्ते में 20 मेडिकल संस्थानों को इस्राइल के हमलों और खाली करने के आदेशों ने पूरी तरह से या आंशिक रूप से तबाह कर दिया। इस संस्था ने यह जानकारी दी है कि गजा के हर प्रमुख अस्पताल को कम से कम एक बार टारगेट किया जा चुका है। अब तक हुए हमले में गजा के 1400 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी मारे जा चुके हैं। इनमें डॉक्टर भी शामिल हैं, नर्सें भी हैं और कर्मचारी भी। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी संस्था ने यह कहा था कि गजा के अस्पताल युद्ध का मैदान बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखकर क्या होगा? कोई फायदा नहीं। उन्हें खुद पर इतना यकीन है कि दुनिया पर यकीन करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी गजा में बमबारी जारी है, बल्कि इस्राइल ने और भी भयानक हमला शुरू कर दिया है। जिस हमास को इस्राइल 2 साल से खत्म करने में लगा है, जाने किस जुगाड़ से अमेरिका उससे बात कर लेता है, अपने नागरिक को छुड़ा लेता है। अब भी हमास से बातचीत हो रही है। हमास किसकी तरफ है, किसकी तरफ से खड़ा किया गया है, इस पर बात करने के लिए अब कोई मलबा भी हाथ में नहीं। इस गजा के बारे में ट्रंप कहते हैं फ्रीडम जोन बनाएंगे। ट्रंप ने फ्रीडम शब्द को भी कितना घिनौना बना दिया। जिस शब्द से दुनिया के तमाम देशों में नागरिक अधिकारों की कल्पनाएं जी उठी, अब उसी शब्द का सहारा लेकर एक छोटी सी जगह पर लाखों लोगों को मारकर वहां पर फ्रीडम जोन बनाने की बात कही जा रही है। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को गजा का अधिग्रहण कर लेना चाहिए और उसे एक भव्य स्थल के रूप में बदल देना चाहिए। ऐसी कल्पनाओं के बादशाह ट्रंप ही शांति और मानवता के पुजारी हो सकते हैं। उनके इस बयान की दुनिया भर के नेताओं ने निंदा की है, लेकिन फिर भी ट्रंप ने इस बयान को दोहराया है। गजा में थीम पार्क बनाने के वीडियो भी जारी कर दिए। अच्छी बात है कि गजा के बच्चों ने किसी से मदद नहीं मांगी, किसी नेता को अंकल नहीं पुकारा, ना किसी को चाचा कहा और ना इन नेताओं के पास फोटो खिंचाकर चाचा कहलाने के लिए दुनिया में बच्चों की कमी हो गई है।
जीवित बच्चों को किस यातना से गुजरना पड़ रहा है, इसकी डिटेल भी दर्ज हो रही है। हवाई हमले के बाद एक बच्ची के बाल सफेद हो गए। यातना की रफ्तार कितनी तेज होगी, एक ही झटके में उसकी जिंदगी के सारे साल सिमटकर सफेद हो गए। गजा दुनिया को युद्ध के प्रति संवेदनशील नहीं कर सका, बल्कि वह अब किसी आबादी को, किसी नस्ल को, किसी भूगोल को पूरी तरह मिटा देने की राष्ट्रवादी कल्पना का मानवीय चेहरा बन गया है। आप धीरे धीरे इसी तरह दरिंदे ज़ॉम्बी भीड़ में बदल जाएंगे, बदल चुके हैं। अपने बच्चों के लिए बचाकर रखी गई थोड़ी सी करुणा भी आपको याद नहीं दिलाती कि गजा में 14,000 बच्चे भूख से मरने वाले हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।